सासू माँ, इसमें मॉडर्न किचन का सारा सामान है, जैसे अवन, पानी गर्म करने की मशीन, पानी ठंडा करने की मशीन, जूस बनाने की मशीन। एक मशीन तो ऐसी है कि चाय चढ़ाते ही उबल जाएगी। बहू, तू तो हमारे किचन को रोबोट बना देगी। सारा काम मशीन से ही होगा फिर तो। हाँ पिताजी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। खैर, विजय और विक्रम ने सारा सामान किचन में शिफ्ट कर दिया। ममता की आज पहली रसोई थी, इसलिए वो खाना बनाने लगी। उसने मशीन से ही आटा गूंथा, मशीन से ही रोटी बेली, अवन में सब्जी पकाई, मशीन से ही प्याज काट लिया, जिससे 10 मिनट के अंदर सारा खाना बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही ससुराल वालों ने खाना खाया वैसे ही। ममता, यही अंतर होता है मशीनों में और इंसानों में। तुमने कुछ भी बनाने में अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बस उसी की कमी है। न इसमें मसाले कम ज्यादा है और ना ही नमक कम ज्यादा है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो देसी स्वाद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, शायद हमें इसकी आदत नहीं है। हाँ, ये सही कहा आपने। आप सबको धीरे धीरे मेरी मॉडर्न रसोई की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सारे लोग मॉडर्न रसोई का खाना खा रहे थे। अक्सर लोगों के पेट में गैस बन जाया करती थी। फिर एक रोज विजय ने अकेले में अपने माँ बाप से कहा, मम्मी पापा, भैया ने तो शहर की मॉडर्न लड़की से शादी कर ली, इसलिए उनका किचन भी मॉडर्न बन गया है। सारा काम मशीन ही करती है। मुझे पता है अगला नंबर मेरा आने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे लिए गांव की लड़की ढूंढना, वो हमें देसी खाना बनाकर खिलाएगी। वाह बेटा, मैं तेरे पापा भी यही सोच रहे थे। तो इस तरह कुछ ही महीनों में विजय की शादी गौरी नाम की एक गांव की लड़की से हो गई। वो पढ़ी लिखी और समझदार तो थी, बस गांव की रहने वाली थी, इतना अंतर था। लेकिन जब बारी आई पहली रसोई की, तब सासू माँ, गाँव में खुले आसमान के नीचे रही हूँ, इसलिए बंद डिब्बे के अंदर मैं खाना नहीं बना सकती। बाहर चारों तरफ पहाड़ी है, इतना खूबसूरत आंगन है, मैं आंगन में ही खाना बनाऊंगी। बहू, तुझे जैसे खाना बनाना है वैसे बना, ये घर अब तेरा ही है। देवरानी जी, अगर आपको रोटी बेलने वाली मशीन या सब्जी काटने वाली मशीन चाहिए तो मुझे बता देना। दीदी, आप एक बोलने वाली मशीन भी ले लो, ताकि आपके मुंह को कष्ट ना हो। आपके बदले वो मशीन बोल दिया करेगी। खैर, गौरी बाहर आंगन में आई। वहां पर उसने मिट्टी का चूल्हा जलाया और उसी में खाना बनाने लगी। गर्मी का मौसम था, इसलिए उसकी आंखों में धुआं पड़ रहा था। आज हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है, चाहे पूरा धुआं मेरी आंखों में क्यों ना चला जाए, मैं खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। मैं अपना देसी रसोई घर नहीं बदल सकती। धीरे धीरे धुआं घर के अंदर भी घुसने लगा। उसके सास ससुर अजय, विजय, विक्रम और जेठानी ममता सब खांसते हुए बाहर आ गए। सासू बा, ससुर जी देख रहे इस गवार की हरकत। मैंने इतना अच्छा रसोई घर बनाया, उसमें खाना नहीं बना सकती। पुराने जमाने का देसी रसोई घर बना लिया इसने। अरे, मिट्टी के चूल्हे में धुआं तो निकलेगा ही। गौरी की वजह से कम हमें बहुत दिनों बाद मिट्टी के चूल्हे का खाना खाने को तो मिलेगा। हाँ बहू, तू मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बना। हम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि अंदर धुआं न जाए। सारे लोग घर के अंदर चले गए। इधर गौरी को खाना बनाने में तकलीफ तो हो रही थी, धुआं भी आंखों में जा रहा था, पर किसी तरह वो खाना बना रही थी। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया और उसने सबको परोस भी दिया। सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए। ममता बहू, हम इसी स्वाद के लिए तो तड़प रहे थे। इसे कहते हैं असली देसी स्वाद। बड़ी बहू, छोटी बहू के खाने के स्वाद की कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों की ही मशीन क्यों ना लगा लो। ये लो बहू, मेरी तरफ से शगुन। ममता अंदर ही अंदर अब गौरी से जलने लगी। रात में उसने अपने पति से कहा, सारे लोग मेरे खाने की बुराई कर रहे थे, तुम कुछ बोले क्यों नहीं? यार, तुम्हारे खाने की कौन बुराई कर रहा था? सारे लोग तो गौरी के खाने की तारीफ कर रहे थे, और सच में उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो अब धीरे धीरे गौरी के आ जाने के बाद कोई भी ममता के मॉडर्न किचन का बना खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो सारा खाना मशीनों से ही बनाती थी। लेकिन ममता अकेले ही ने मॉडर्न किचन का बना खाना खा लिया करती थी। इन लोगों ने मेरे हाथ का तो खाना खाना ही बंद कर दिया है। मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे, सोचा था खूब तारीफ होगी, लेकिन यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया। एक रात जब ममता सो रही थी, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। लगता है मेरा पेट खराब हो गया, बाथरूम जाना पड़ेगा। ममता तुरंत बाथरूम गई और घंटों वहीं बैठी रही। अब अक्सर ममता का पेट खराब रहता था। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और कुछ महीनों बाद विक्रम की भी शादी हो गई। उसकी शादी एक पहाड़ी लड़की राधिका के साथ हुई थी। गृह प्रवेश के बाद सासू माँ, ससुर जी, भैया और मेरी भाभीओ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही पहाड़ी हूँ और ये इलाका भी पहाड़ी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन अब ये बताओ, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, तुम खाना मेरे मॉडर्न किचन में बनाओगी या गौरी के देसी किचन में? मुझे तो लगता है राधिका बहू गौरी के देसी रसोई में ही खाना बनाएगी। ना ही मैं ममता भाभी के मॉडर्न रसोई घर में खाना बनाऊंगी और ना ही गौरी भाभी के देसी रसोई घर में। मैं एक पहाड़ी हूँ तो मेरा रसोई घर भी वैसा ही होगा। राधिका खाना बनाने का सामान लेकर बाहर पहाड़ियों में चली गई, जहाँ पर पहाड़ियों के बीच से होकर एक नदी गुजरती थी। वहां पर उसने एक पत्थरों का चूल्हा बनाया और उन्हीं ठंडी वादियों में बैठकर वो पत्थर के चूल्हे में खाना बनाने लगी। तभी एक मछली उछलकर आई और उसकी कढ़ाई में गिर गई। तेल के छींटे राधिका के चेहरे पर भी पड़ गए। अच्छा हुआ अभी तेल ज्यादा गर्म नहीं हुआ, वरना मेरा तो चेहरा ही जल जाता। खैर किसी तरह उसने उस नदी के किनारे पत्थर के चूल्हे पर खाना बना ही लिया। लोगों को उसका पहाड़ी खाना भी बहुत पसंद आया। क्या बात है राधिका, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। पत्थर के चूल्हे में भी खाना बहुत अच्छा बन सकता है, ये मुझे आज पता चला। हाँ बहू, मुझे भी तेरा खाना बहुत पसंद आया। ये ले मेरी तरफ से शगुन। थैंक यू सो मच सासू माँ। अब इस घर में खाना सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, और वो भी पत्थर के चूल्हे पर नदी के किनारे। अगर खाना सिर्फ तुम ही बनाओगी तो मेरी मॉडर्न रसोई का क्या होगा? बच्चों, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे हमारे घर में 3 बहुएं हैं और तीनों के अलग अलग रसोई घर है। तुम तीनों मिलजुल कर आपस में खाना क्यों नहीं बना लेती? ठीक है पिताजी, ये दोनों मेरी मॉडर्न रसोई घर में खाना बनाएंगी। नहीं, आप दोनों मेरे देसी रसोई घर में खाना बनाओगी। तो इस तरह तीनों बहुएं अपने अलग अलग रसोई घर के लिए आपस में लड़ने लगी। देखो ऐसा करते हैं, ममता सुबह का नाश्ता तुम अपनी मॉडर्न रसोई में बनाओगी, दोपहर का खाना गौरी अपने देसी रसोई में बनाएगी और रात का खाना सूरज ढलने से पहले राधिका अपने पत्थर के चूल्हे में नदी के किनारे बनाएगी। अब तो खुश होना तुम तीनों। हाँ ये सही रहेगा। तो इस तरह तीनों बहुएं अलग अलग टाइम पर अपने अपने रसोई घर में खाना बनाने लगी। एक रोज जब गौरी दोपहर में आंगन में बैठकर अपने मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही थी, तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया, जिससे आग की चिंगारी उसकी साड़ी में लग गई। बचाओ बचाओ, मेरी साड़ी में आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग भागते हुए आंगन में आए। विजय ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, जिससे आग बुझ गई। फिर एक रोज शाम को जब राधिका नदी के किनारे खाना बना रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरी कढ़ाई में पानी भर गया, पूरा खाना बर्बाद हो गया। उसके परिवार वाले आए और सारा खाना उठाकर घर ले आए। राधिका, अब तो बारिश शुरू हो गई, तुम वहाँ नदी के किनारे खाना कैसे बना पाओगी? अरे जैसे बारिश बंद हो जाए करेगी, वैसे ही मौका देखकर मैं खाना बना लिया करूंगी। खैर किसी तरह काम चल रहा था, लेकिन एक रोज सारे लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने चेकअप करने के बाद कहा, देखिए जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपके घर में खाना तो चूल्हे में बनता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है नाश्ता, जो कि आप मशीनों में बनाते हो। ओवन या बाकी खाना बनाने की मशीनों का इस्तेमाल कभी कभी किया जा सकता है, जब बहुत अर्जेंट हो, लेकिन हर रोज नहीं। डॉक्टर साहब दवाई देकर चले गए। उसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक फैसला किया। अब कुछ ऐसा करना होगा कि तुम तीनों के रसोई घर एक ही में मिक्स हो जाए और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। विजय, विक्रम, चलो मेरे साथ। अब तीनों भाइयों ने मिलकर आंगन में एक बहुत बड़ा रसोई घर बनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी जाली भी लगी हुई थी, ताकि खुला खुला महसूस हो। वहां पर एक पत्थर का चूल्हा भी बना दिया। रसोई घर के चारों तरफ गड्ढे करके उसमें पत्थर और पानी भी भर दिया। सब ये देखकर दंग रह गए। ममता, तुम अपनी मशीनों से सब्जियां काट देना, जिससे तुम्हारी मशीनों का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन खाना बनेगा पत्थर के चूल्हे पर, जिससे राधिका को भी अच्छा लगेगा। और गौरी, चूल्हा पत्थर का हो या मिट्टी का, इससे तो तुम्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। सामने जाली लगी है, जिससे खुला खुला महसूस होगा, बारिश का भी असर नहीं होगा। क्या बात है, आप तीनों ने मिलकर तो हम तीनों की अलग अलग रसोई घर को एक ही में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद तीनों बहुएं 3-in-1 रसोई घर पे एक साथ मिलकर खुशी खुशी खाना बनाने लगी। पंडित जी, आप पूरी दुनिया की शादी करवाए करते हैं, एक मेरे बेटे की शादी नहीं करवा पा रहे हैं। 5 साल से आप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई रिश्ता नहीं हो पाया। बहन जी, आदित्य के लिए लड़कियां तो बहुत है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपके घर में 40 लोग रहते हैं, लड़की वाले घबरा जाते हैं बेचारे। देखो पंडित जी, मुझे किसी भी कीमत पर इस साल अपने बेटे की शादी करनी ही है, वरना मैं पूरे गांव में ये खबर फैला दूंगी कि पंडित जी किसी काम के नहीं हैं। पंडित जी उठकर वहां से चले गए। रास्ते में बस वो यही सब सोचते हुए चले जा रहे थे कि मैंने सैकड़ों रिश्ते करा दिए, पर आदित्य का रिश्ता नहीं करवा पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी चलते चलते किसी मंदिर के सामने पहुँच गए।
उन्होंने देखा वहां पर एक लड़की ने पूरी ताकत से एक नारियल मंदिर की फर्श पर पटक दिया और भगवान से कहा, हे ऊपर वाले, मेरे घर में सिर्फ मेरे माँ बाप और मुझे छोड़कर कोई नहीं है। बचपन से अकेलापन काटने को दौड़ता है। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बस मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जिनका बहुत बड़ा परिवार हो। क्या बात है, मेरा काम तो बन गया। पंडित जी ने उस लड़की का घर पता किया और कुछ ही दिनों बाद वो आदित्य के परिवार को लेकर उसी लड़की यानी ममता के घर पहुंच गए। बहन जी, हमारे परिवार में 40 लोग हैं। सभी लोग तो आ नहीं सकते थे, इसलिए हम कुछ लोग ही आए हैं। हमने सुना है कि हमारी होने वाली भाभी को ऐसा परिवार चाहिए जिसका परिवार बहुत बड़ा हो, और हमसे बड़ा परिवार तो कोई मिल ही नहीं सकता। आप लोगों ने तो हमारी तलाश पूरी कर दी। हम लोग अभी तक 50 से भी ज्यादा रिश्ते ठुकरा चुके हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन सबका परिवार बहुत छोटा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद ममता और आदित्य की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। जैसे वो ससुराल पहुंची तो देखा उसका ससुराल 2 मंजिल का था। सास ने नीचे वाली मंजिल में उसका गृह प्रवेश कराया। तभी ममता बोली, सासू माँ, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? बहू, आधे लोग नीचे वाली मंजिल में रहते हैं और आधे लोग ऊपर वाली मंजिल में। अगर तुझे सबसे मिलना है तो सबसे पहले ऊपर वाली मंजिल में जा, सबसे मिल ले, फिर नीचे वाली मंजिल में आ जाना। हर कमरे में जाकर सबसे मिल लेना। ठीक है सासू माँ, सबसे पहले मैं सभी से मिल लेती हूँ। मुझे बड़ा परिवार बहुत पसंद है। चलो ननद जी, मुझे सबसे मिलवा दो। ठीक है भाभी, चलो। ममता की ननद उसे सबसे पहले ऊपर वाली मंजिल में ले गई और हर कमरे में जाकर सबसे मिलवा दिया। फिर नीचे वाली मंजिल में आकर हर कमरे में सबसे मिलवा दिया। भाभी, बाकी सबसे तो आपने मिल लिया, इनसे मिलिए। ये हमारी बुआ जी और ये है फूफा जी। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी। अरे जीती रहो बहू। अरे तुम यहाँ बैठी क्यों हो? जाओ, बहू को आगे की रस्मों के बारे में बताओ। बहू, सबसे तूने मिल ही लिया है। धीरे धीरे रात भी हो रही है। आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। नेहा, तू बहू को लेकर जा, इसकी सास इसे बताएगी कि क्या बनाना है। ठीक है बुआ जी। वो दोनों सास के पास आ गए। सास ने उसे खाने की लिस्ट पकड़ा दी और कहा, बहू, ये रही खाने की लिस्ट। सारा सामान तुझे रसोई घर में मिल जाएगा। नेहा तुझे सब समझा देगी। ठीक है सासू माँ, मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाकर बहुत अच्छा लगेगा। खैर, उसकी ननद उसे रसोई घर में ले गई। उसका रसोई घर बहुत बड़ा था। सारा राशन, सारे बर्तन, बड़े बड़े चूल्हे वहाँ पर रखे हुए थे। ठीक है भाभी, इतने सारे लोगों से मिलवाने के चक्कर में मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ आराम करने, आप खाना बना लीजिए। ठीक है नेहा, तुम जाओ, आराम करो। अभी तक तो ममता को बहुत अच्छा लग रहा था इतना बड़ा परिवार देखकर, लेकिन जब उसने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने बड़े से बर्तन में सब्जी पकाने को रखी, फिर दाल पकाने को भी रख दी, और अंत में जब 40 लोगों के लिए उसने आटा गूंथना शुरू किया तब उसके पसीने छूट गए। मेरे घर में मुझे मिलाकर सिर्फ 3 लोग थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए बिल्कुल आदत नहीं है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई, पर किसी तरह खाना तो बनाना ही पड़ेगा। खैर, ममता ने करीब 3 घंटे बाद पूरा खाना बनाकर तैयार कर लिया। उस घर में सारे लोग इतने आलसी थे कि ममता को सबका खाना उनके कमरों में अलग अलग जाकर देना पड़ा। अंत में उसने अपनी सास को खाना खिलाया। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसा खाना तो स्वयं अन्नपूर्णा देवी भी नहीं बना पाएंगी। मुझे तो लगता है तुम अन्नपूर्णा देवी का ही अवतार हो। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अन्नपूर्णा देवी की बराबरी मैं नहीं कर सकती। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ममता को ये नहीं पता था कि उसकी सास उसकी चापलूसी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उस घर में बाकी सब आलसी हैं। खैर, सबको खाना खिलाने के बाद अब बारी थी सुहागरात की। आदित्य ने ममता से पूछा, ममता, मैं सुबह से देख रहा हूँ सारा काम तुम अकेले ही कर रही हो। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे नहीं नहीं, सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबने मेरे खाने की तारीफ की। इतने सारे लोगों का खाना बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए थोड़ी थकावट लग रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खैर, सुहागरात मनाने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह उठते ही जब ममता नहा धोकर तैयार हुई तब उसकी सास और ननद ने उसे 2 बड़ी बड़ी बाल्टी लाकर दी। ये लो बहू, 2 बाल्टी भरकर सबके लिए चाय बना दो। सासू माँ, 2 बाल्टी चाय कौन पिएगा? बहू, भूल गई क्या? हमारे घर में 40 लोग हैं और बच्चे तो 2-3 बार चाय मांग लेते हैं। खैर,
दोनों बाल्टी लेकर ममता रसोई की तरफ चली गई। इधर उसकी सास और ननद, अच्छी मुर्गी हाथ लगी है बेटी, अब काम करने की सारी झंझट खत्म, लेकिन तू हर वक्त इसकी तारीफ करती रहना। हाँ माँ, मैं तो भाभी कितनी तारीफ करती हूँ कि पूछो ही मत। खैर, थोड़ी देर में ममता ने 2 बाल्टी चाय बनाकर तैयार कर ली। तभी वहाँ पर उसकी ननद आ गई। भाभी, अब हर कमरे में जाकर आप चाय दे दीजिए। सबसे लास्ट में हमें और माँ को दे देना, लेकिन भैया को सबसे पहले दे देना, उन्हें काम पर जाना है। ठीक है नेहा, तुम फिक्र मत करो। सबसे पहले ममता अपने पति आदित्य को चाय देने गई। ये लीजिए आदित्य जी, चाय पी लीजिए। अरे ममता, तुम सुबह सुबह बाल्टी में चाय लेकर कहाँ घूम रही हो? बैठो ना थोड़ी देर, सुबह सुबह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे नहीं, आप चाय पीजिए, मुझे हर कमरे में जाकर चाय देनी है। तो सबसे पहले ममता ऊपर वाली मंजिल में गई और हर कमरे में जाकर चाय दी। फिर वो नीचे वाली मंजिल में आई और हर कमरे में जाकर चाय देने लगी। अंत में उसने अपनी बुआ जी को चाय दी। हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बहू पाकर ममता, पहली बार में टाइम पर चाय मिली है। अब आप लोगों को खाना पीना चाय सब कुछ टाइम पर ही मिला करेगा। तो इस तरह लास्ट में वो अपनी सास और ननद के साथ बैठकर चाय पीने लगी। मेरी प्यारी बहू, हम सबके कपड़े बहुत गंदे हो गए, बाथरूम में जाकर सबके कपड़े धो दो। ठीक है सासू माँ, अभी धो देती हूँ। ममता तुरंत सबके कपड़े धोने चली गई, लेकिन आदित्य दूर से ये सब देख रहा था। इन लोगों ने मेरी शादी की है या मुफ्त की नौकरानी लेकर आए हैं? बेचारी 40 लोगों के लिए खाना बनाती है, 40 लोगों के कपड़े भी धोने चली गई। मैं कुछ बोल दूंगा तो जोरू का गुलाम बोलने लगेंगे। खैर, आदित्य काम पर चला गया। इधर ममता जब बाथरूम में गई तो ढेर सारे कपड़े देखकर हैरान रह गई। मैंने इतने सारे कपड़े एक साथ सिर्फ कपड़े की दुकान पर ही देखे या फिर धोबी के पास। सबके कपड़े धोते धोते उसकी हालत खराब हो गई। कपड़े धोने के बाद उसने दोपहर का खाना बनाया, फिर रात का भी खाना बनाया। रात को खाना पीना खाने के बाद जैसे ही ममता अपने कमरे में गई, वैसे ही वो बेड पर गिरकर सो गई। बेचारी की हालत खराब कर दी है इन लोगों ने। भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। तो अब ये रोज का काम हो गया था। बच्चे पूरा दिन खेल खेल कर पूरे घर को गंदा कर देते थे, इसलिए ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल पर अकेले ही ममता को सफाई भी करनी पड़ती थी। ऐसे धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। फिर एक रात जब वो सबके लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक खाना बनाते बनाते वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। रात का समय था, इसलिए आदित्य भी घर पर मौजूद था। वो भागते हुए उसके पास पहुंचा। ममता, अपनी आंखें खोलो, लगता है बेचारी बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने चेक किया और कहा, ऐसा लगता है जैसे ये मजदूरी करती है। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, हेमोग्लोबिन कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, बिल्कुल जान नहीं बची है इनके शरीर में। अब लगातार 1 महीने तक इनका इलाज चलेगा और 1 महीने तक ये बेड रेस्ट पर रहेंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। अब उस घर में काम करने वाला, खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा। फिर एक रोज, माँ, बुआ जी, चाची, आप लोगों की वजह से ही ममता की आज ये हालत हुई है। 40 लोगों का काम ये अकेली करती थी मजदूरों की तरह। मैं अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लेता हूँ और ममता को लेकर वहीं चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों ने इसे नौकरानी बना रखा है। हमें माफ कर दे बहू, बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद सब मिलजुल कर काम करेंगे, वरना मैं बंटवारा कर दूंगी। फिर सब अपना अपना काम खुद करेंगे।